हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे नई एयरलाइन अकासा एयर के बारे में, जिन्होंने अपना ऑपरेशन 7 अगस्त 2022 से शुरू किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके एक हफ्ते बाद यानी कि 14 अगस्त 2022 को अकासा एयर के जो सबसे बड़े शेयर होल्डर थे राकेश झुनझुनवाला जी, इनकी अनटाइमली डेथ हो गई। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई राकेश झुनझुनवाला जी की डेथ से क्या अकासा एयर अफेक्ट होगी। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि भाई सारी जो एयरलाइंस हैं वो लॉस में चल रही हैं, तो ऐसे में अकासा एयर क्या डिफरेंटली करने वाली है जिसकी वजह से ये सफल हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का नाम है एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अकासा एयर के ब्रांड के नाम से अपनी एयरलाइन चला रहे हैं। ये भारत की एक लो कॉस्ट एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। इसको फाउंड किया गया था भारत के फेमस बिलियनियर और इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा, जिनकी अनफॉर्चुनेटली इस संडे यानी कि 14 अगस्त को डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। और इस एयरलाइन ने अपना जो कमर्शियल ऑपरेशन है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पहली फ्लाइट चला करके 7 अगस्त 2022 को शुरू किया था, और उस फ्लाइट में राकेश झुनझुनवाला जी ने भी ट्रैवल किया था। इनके आज की डेट में 3 प्लेन हैं जो कि इन सर्विस हैं। इसके अलावा इन्होंने टोटल 72 प्लेन्स का ऑर्डर दे रखा है, जिसमें से कि 3 प्लेन आ चुके हैं और 69 प्लेन्स आने वाले कुछ सालों में इनकी सर्विस में ऐड हो जाएंगे। और अगर बात की जाए कि क्या अकासा एयर का अगर आप शेयर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। इसमें जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है वो मिस्टर राकेश झुनझुनवाला जी और उनकी फैमिली के पास है 45.97%। दूसरे नंबर पे विनय दुबे हैं जो कि कंपनी के सीईओ हैं। इससे पहले जेट एयरवेज में थे वो। 16.13% इनके पास हिस्सेदारी है। उसके बाद कुछ और इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास इसके शेयर्स हैं। और राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में बात की जाए तो जब इनकी डेथ हुई तो इनके पास लगभग 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उसमें से टाइटन कंपनी के शेयर ऑलमोस्ट इनके 8,700 करोड़ थे, और ये थोड़े से पुराने नंबर हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के इनके पास टाइटन कंपनी के शेयर थे। इसके अलावा स्टार हेल्थ के लगभग 6,300 करोड़ के शेयर, मेट्रो ब्रांड्स के 2,000 करोड़ के शेयर, टाटा मोटर्स के 1,500 करोड़ के शेयर और क्रिसिल और फोर्टिस के भी अच्छे खासे शेयर्स थे जब इनकी डेथ हुई। और अब अगर हम एयरलाइन डायनामिक्स को समझे भारत के, तो भारत में जो 2021 फाइनेंशियल ईयर था यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में, तब 6 करोड़ 21 लाख के आसपास जो टोटल ट्रैवलर थे जिन्होंने एयर ट्रैवल किया था। हालांकि एक ऑड ईयर था क्योंकि कोविड की रेस्ट्रिक्शंस ज्यादातर लगी हुई थी, जिसकी वजह से एयर ट्रैवल काफी कम था। तो हम अगर एक नॉर्मल ईयर देखें जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 या 2019 कह सकते हैं, तो उस टाइम पे ओवरऑल जो ट्रैवलर हैं भारतीय जो भारत से ट्रैवल करते हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ट्रैवलर, वो लगभग 20 करोड़ के आसपास थे, जिसमें कि 14 करोड़ डोमेस्टिक पैसेंजर हैं और 6 करोड़ के आसपास इंटरनेशनल पैसेंजर। और जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनकी प्रेडिक्शन है कि आने वाले 4 साल में जो भारत के पैसेंजर्स हैं, एयर ट्रैवलर हैं, वो 40 करोड़ हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी एयरलाइन कौन सी है यानी कि मार्केट शेयर किसके पास ज्यादा है, तो अगर हम डोमेस्टिक ट्रैवलर्स की बात करें तो इंडिगो के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है 55% का, यानी कि आधे से ज्यादा पैसेंजर इंडिगो से ट्रैवल करते हैं। उसके बाद स्पाइस जेट के पास 13.3, एयर इंडिया के पास 9%, और फिर कुछ आपको छोटे प्लेयर दिखेंगे। इसी में अब आपको अकासा भी जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम इंटरनेशनल ट्रैफिक की बात करें तो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, फिर आपको इंडिगो दिखाई देगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई राकेश झुनझुनवाला जी सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, तो क्या इनकी अनटाइमली जो डेथ हुई है उसकी वजह से अकासा एयर के ऑपरेशंस पे फर्क पड़ेगा? तो इसके जवाब में जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और को फाउंडर है विनय दुबे जी, इन्होंने आज यानी कि 17 अगस्त को एक स्टेटमेंट में ये बताया है कि भाई ये काफी ज्यादा शोक में है राकेश झुनझुनवाला जी की सडन डेथ से। लेकिन इन्होंने विश्वास जताया है कि भाई उनकी डेथ से जो अकासा एयर का ऑपरेशन है या ग्रोथ है, उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इन्होंने बताया कि कल यानी कि 16 अगस्त को इनको जो तीसरा इनका एयरक्राफ्ट है वो बोइंग कंपनी से मिला है, जो कि दिल्ली में इन्होंने रिसीव किया है, और इसको ये मुंबई बेंगलुरु जो सेक्टर है उसमें बहुत ही जल्दी ऑपरेशन में लगा देंगे।
इसके अलावा इन्होंने बोला है कि ये अपने जो ऑपरेशन है उसको लगातार ग्रो करते रहेंगे और हर 2 हफ्ते में एक नया प्लेन अपनी फ्लीट में ऐड करते रहेंगे। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि भाई अकासा एयर वेल कैपिटलाइज्ड है फाइनेंशियल मीन से, और ये जो 72 एयरक्राफ्ट का इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है, ये अगले 5 सालों में ये इन सर्विस ले आएंगे। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर, यानी कि पहला जो ऑर्डर किया गया था पिछले साल के एंड में वो 72 एयरक्राफ्ट का किया गया था, लेकिन उन्होंने बोला है कि 18 महीने के अंदर ये एक और सेकंड ऑर्डर करने वाले हैं एयरक्राफ्ट का, और ये पहले ऑर्डर से भी काफी बड़ा होगा, यानी कि 72 प्लेन से भी ज्यादा ये प्लेन प्लान कर रहे हैं कि अगले 18 महीने में दोबारा से ऑर्डर दें। इसके अलावा इन्होंने शेयर होल्डर को रीअश्योर कराया है कि भाई झुनझुनवाला जी की अनटाइमली जो डेथ हुई है उसकी वजह से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास टॉप नॉच लीडरशिप है जो कि डे टू डे ऑपरेशन संभालने में सामर्थ्य है। इसके अलावा लास्ट इंटरव्यू में झुनझुनवाला जी ने कहा था कि जो अकासा एयर होगी वो फ्रुगल एयरलाइन होगी, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव एयरलाइन होगी, और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाली है एविएशन स्पेस में। और अगर बात की जाए कि भाई ऑलरेडी इतने प्लेयर हैं, तो क्या एक नई एयरलाइन सक्सेसफुल हो पाएगी? तो उसका आंसर ये है कि जैसे कि हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा जो एयर ट्रैफिक है वो 40 करोड़ हो जाएगा, यानी कि अगर हम नॉर्मल ईयर से देखें तो दुगना हो जाएगा। इसके अलावा आज की डेट में हमारे जो एयरलाइंस के पास प्लेन है 700 के आसपास के प्लेन है, जिसमें कि इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 285 हैं, एयर इंडिया के बाद एयर इंडिया के पास 125 और स्पाइस जेट के पास 100। इसके अलावा जो और एयरलाइंस है उनके पास काफी कम प्लेन्स है, तो ओवरऑल 700 प्लेन है, और 2027 तक ये माना जा रहा है कि 1200 एयरक्राफ्ट हमारे को चाहिए होंगे, जिससे कि हम 40 करोड़ का जो पैसेंजर ट्रैफिक होगा उसको मैनेज कर पाएंगे। तो इस लिस्ट में आपको आकाश एयर भी दिखेगी, जिनके की 72 प्लेन तो ऑर्डर हो चुके हैं, तो कुछ सालों में वो दिखेंगे। और उसके बाद अगर ये और बड़ा ऑर्डर लेकर के आते हैं तो हो सकता है कि एक टाइम पे ये इंडिगो के बाद दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आपको दिखाई दे। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या अकासा एयरलाइन सक्सेसफुल होगी, क्योंकि ज्यादातर जो एयरलाइंस हैं वो लॉस में चल रही हैं, तो ऐसे में एक नई एयरलाइंस में इन्वेस्ट करना क्या सही डिसीजन है? क्योंकि जो रिचर्ड ब्रेंसन है, जो ये वर्जिन ग्रुप के ओनर हैं और वर्जिन अटलांटिक जो एयरलाइन है उसको ओन करते हैं, इन्होंने एक बार एक कोर्ट में कहा था कि अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप बिलियन डॉलर्स इकट्ठा कीजिए और उसके बाद एक एयरलाइन खरीद लीजिए। तो यानी कि आपको इतने लॉसेस होंगे कि आप बिलियन डॉलर जो आपके पास होंगे वो मिलियन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरऑल इनके इस कोट से साफ साफ लगता है कि एयरलाइन बिजनेस चलाना एक घाटे का सौदा है। तो ऐसे में अकासा एयर को लॉन्च करने का डिसीजन क्या सही होगा, और क्या ये डिफरेंट करेगी एयरलाइन जिसकी वजह से सक्सेसफुल हो सकती है? तो आज की अगर डेट में बात की जाए तो इंडिगो ने अभी तक डोमिनेट किया हुआ है भारतीय जो एयरलाइन मार्केट है उसमें, और ये कंपनी थी जो कि एक बार के लिए प्रॉफिटेबल थी, हालांकि कोविड आने के बाद ये भी लगातार लॉसेस में आ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में इनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से मार्च और जून क्वार्टर में इनको लॉसेस हुए हैं। इसके अलावा स्पाइस जेट, गो फर्स्ट, एयर एशिया, जो भी और प्लेयर्स हैं वो इंडिगो के ऑपरेशन को चैलेंज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एयरलाइन है। लेकिन अकासा बिल्कुल एक क्लीन स्लेट के साथ स्टार्ट कर रही है, बिल्कुल ही नई एयरलाइन है, नए एयरक्राफ्ट्स हैं, तो देखना होगा कि क्या ये सक्सेसफुल होती है या नहीं। इसके अलावा ये एडवांटेज लेना चाहते हैं अपने आप को अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर की तरह से चला करके। अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर वो होते हैं जो कि अपने जो फेयर होता है उसके अलावा जितने भी चार्जेस होते हैं, वो चाहे लगेज के हों, फूड के हों, उनको डिफरेंट रखते हैं। तो यानी कि जिसने सिर्फ ट्रैवल करना है वो एक फीस देगा, उसके अलावा अगर कुछ उसको एडिड सर्विस देनी है तो उसके अलग प्राइस लगेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि अभी जो इंडियन एयरलाइन है वो लो कॉस्ट कैरियर की तरह से ऑपरेट करती हैं, तो उसमें कुछ सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। तो आज की डेट में कोई भी इंडियन ऑपरेटर नहीं है जो कि यूएलसीसी मॉडल पे, यानी कि अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर मॉडल पे चलता हो। हालांकि गो फर्स्ट ने अपने आप को यूएलसीसी क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन सभी प्रैक्टिकल पर्पसेस से ये एलसीसी की तरह चलते हैं, यानी कि इनकी भी जो फेयर है उसमें आपको लगेज कॉस्ट वगैरह इंक्लूड करती हुई मिलेगी। तो एक तो ये इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि पहले प्लेयर बन सकते हैं, हालांकि अभी के लिए लो कॉस्ट कैरियर की तरह इन्होंने स्टार्ट किया है। इसके अलावा इनके पास जो इन्होंने ऑर्डर दिया है प्लेन्स का वो सभी 737 मैक्स प्लेन्स हैं। और बोइंग जो कि इसका मैन्युफैक्चरर है उनका कहना है कि जो 737 मैक्स रेंज है ये मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट फ्लाइट होती है, यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी इनकी अच्छी होगी। और जो इंडिगो या दूसरे कंपनीज के पास प्लेन्स है वो इतने एफिशिएंट नहीं है।
इसके अलावा इनके सारे प्लेन नए होने वाले हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी में हेल्प करेंगे। और इनके पास सभी 737 मैक्स रेंज के ही प्लेन होने वाले हैं, तो जो इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट है, इसके अलावा मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट वो भी कन्वीनियंट हो जाएगी, क्योंकि इनको अलग अलग टाइप के प्लेन्स के लिए अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि बोइंग 37 मैक्स 737 मैक्स जो है उसके 2 एक्सीडेंट हुए थे, जिसके बाद जो रेगुलेटर हैं उन्होंने कंपनी को बोला था कि भाई आप अभी इसको हटाइए मार्केट से, और इसको पहले इसके जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद दोबारा फ्लाई कीजिए। तो इनके जो बोइंग ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर लूज किया था एयर बस को तब, लेकिन पिछले साल इसको अलाउड कर दिया गया था कि भाई अब दोबारा से ये प्लेन उड़ा सकते हैं। इन्होंने उस चीज को फिक्स कर दिया जो इशू थे। तो हो सकता है कि अकासा ने इस बात का फायदा उठाया हो और इनके साथ बहुत ही अच्छी डील की हो, क्योंकि बोइंग भी इस टाइम पे कस्टमर देख रहा है, बड़े कस्टमर, 72 प्लेन्स एक बड़ा ऑर्डर है। तो हो सकता है इन्होंने बहुत बड़ा डिस्काउंट भी ऑफर किया हो इनके प्लेन्स के ऊपर। इसके अलावा ये लेस क्राउडेड रूट्स पे फोकस करने वाले हैं, जिससे कि लार्ज और स्मॉलर सिटीज को कनेक्ट किया जा सके, रादर देन जो नॉर्मल एयरलाइन का टारगेट होता है कि मेट्रो टू मेट्रो रूट या लार्ज सिटीज में ही एयरलाइन चलाई जाए। तो ये उड़ान स्कीम के अंदर का जो रूट्स आते हैं वहां पे भी ऑपरेट करने वाले हैं। हालांकि जो इनकी इनिशियल फ्लाइट है ये शॉर्ट रूट पे चलाने का इनका प्लान है, जो कि लार्ज सिटीज को कवर करेगी बट शॉर्ट रूट में। तो बॉटम लाइन ये है कि जेट एयरवेज की री एंट्री होने वाली है, अकासा का लॉन्च हुआ है, एयर इंडिया को बाय आउट किया गया है टीसीएस के द्वारा, टाटा के द्वारा। तो ओवरऑल जो भारत का एयरलाइन सेक्टर है ऑप्टिमिज्म है। उम्मीद है कि ये जो पैसेंजर्स और जो एयरलाइन कंपनी है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। बाकी जो झुनझुनवाला जी हैं उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने एक कॉन्ट्रा बेट ली है, यानी कि जो लोग जिस बिजनेस को अवॉइड करते हैं उसमें इन्होंने बेट ली है। और ये प्रिपेयर्ड हैं कि अकासा एयर फेल भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने, जैसे कि हमेशा जिंदा दिल इंसान थे, तो इन्होंने बोला कि भाई हम लोग ट्राई करके फेल होना चाहते हैं, रादर देन कि अब ये मान के बैठ जाएं कि हम फेल होंगे, तो इसलिए ट्राई ही ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।